कल करवा दिया था मैंने, ठीक है ना। यहाँ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में है बेटा, देखो हमने कुछ परिवर्तन किए थे, तो यहाँ पर हमने एक अभिक्रिया है इसमें पोटेशियम मैग्नेट। तो पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? पोटेशियम और मैग्नेट, जो पोटेशियम मैग्नेट है इससे हमें का पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट में बदलना। देखो जो पोटेशियम मैग्नेट है इसको हम क्या करना है, पोटेशियम पर मैग्नेट में बदला जा सकता है। इसमें कैसे कैसे बदला जा सकता है, तो उसके कुछ रिएक्शन है। एक तो रिएक्शन है हमारे पास, यदि हम पहले कंडीशन में देखेंगे तो पहला है रासायनिक ऑक्सीकरण, केमिकल ऑक्सीडेशन। इन बदलने के लिए क्या है, पहले है हमारे पास रासायनिक ऑक्सीकरण, रासायनिक ऑक्सीकरण। तो ये रासायनिक ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा बेटा, देखो यहाँ पर जो हमारे पास केमिकल ऑक्सीडेशन है, तो पहले हम पोटेशियम मैग्नेट को देखते हैं। तो पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट तो होता है बेटा K2MnO4, ये मैग्नेट है। और पर मैग्नेट क्या होता है, KMnO4। ये थोड़ा सा अंतर है, देखो यहाँ K2 लगा देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा। और पर मैग्नेट में क्या होगा, केवल K होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं। आप देखो कैसे करेंगे, यहां से हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल K2MnO4, इसका नाम क्या है, पोटेशियम मैग्नेट, ओनली मैग्नेट। और इस पर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं 2 मॉलिक्यूल CO2, है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल KMnO4 और प्लस क्या हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल KCl, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, सॉरी यहाँ पर KCl नहीं होगा, KMnO4 में हो जाएगा। और प्लस इसमें बनेगा MnO2 प्लस K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या बना, एक तो इसका नाम है पायरोलुसाइड, दूसरा हमारे पास बन गया KMnO4। तो इस टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन इस प्रकार से हो सकता है। दूसरा जो ऑक्सीडेशन है बेटा, इसमें दूसरा ऑक्सीडेशन किसके साथ हो सकता है, क्लोरीन के साथ हो सकता है। देखो इसका नाम K2MnO4 का नाम क्या बताया मैंने, K2MnO4 का नाम क्या बताया बेटा, पोटेशियम मैग्नेट। बोलते ब्रो ताकि हमें पता भी लगे, है ना, कोई बात नहीं, 2-3 बोल सकते हो एक साथ। तो ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। और इस पर हमें रिएक्शन करवानी Cl2 की। किसकी रिएक्शन करवानी, Cl2 की। जैसे हम Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे फिर ये भी ऑक्सीडेशन होता है बेटा, ये क्या बना देगा, ये कन्वर्ट कर देगा 2 मॉलिक्यूल, बहुत सारे बच्चे जुड़े है ना, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, KMnO4, देखो क्या बन जाएगा बेटा, KMnO4, और 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, पोटेशियम क्लोराइड। इस प्रकार से देखो सिंपल क्या हुआ, हमने पोटेशियम मैग्नेट लेना है और पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला है K2MnO4। ये किसका है, पोटेशियम मैग्नेट का। इसको हमने पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, KMnO4 में कन्वर्ट करना है। तो KMnO4 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 में। इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, ये वाला, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम, क्या बेटा, इसका नाम क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। मैग्नेट और पर मैग्नेट थोड़ी सी अंतर है, बाकी कुछ नहीं है।
मैग्नेट और पर मैग्नेट में अंतर, ठीक है। तो ये दोनों क्या है बेटा, अलग अलग प्रकार से हो जाएंगे। फिर और भी बन सकते हैं, और प्रकार का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। जैसे हमने क्या किया, ओजोन के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो यहाँ पर ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल K2MnO4 और प्लस इसमें रिएक्शन करवाएंगे H2O प्लस O3। ये O3 क्या होता है, ओजोन होता है। ये O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन। ये क्या है यहाँ पर, पोटेशियम मैग्नेट। इससे रिएक्शन करके ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल KMnO4 बन जाएगा, और साथ साथ में 2 मॉलिक्यूल KOH बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस O2 निकल जाएगा। देखो ये बन गया परमैंगनेट। दूसरा जो मेथड है बेटा इसका, वो है वैद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण, जो मैंने बताया था, वैद्युत अपघटन के द्वारा, है ना। इसको हम विद्युत अपघटन भी कहते हैं। सिंपल क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण। और विद्युत अपघटन हमेशा दो चीजों से होता है, जहां कैथोड और एनोड होता है ना। यदि हम यहाँ देखेंगे, जब इसका वैद्युत अपघटन करवाएंगे, तो जैसे माना हम KMnO4 ले लेंगे, यहाँ पर ऐसे बना देंगे ना, दो ऐसे करके 2 इलेक्ट्रोड इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। इसको किसी उससे जोड़ देंगे, क्यों, वैद्युत अपघटन है तो इसका मतलब यहाँ बिजली बाहर से जाएगा। जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, वो क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटनीय प्रोसेस कहलाता है। क्या किया जाता है बेटा यहाँ पर, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो यहाँ KMnO4 डाल दिया जाता है ना, K2MnO4, सॉरी K2MnO4। इसका नाम क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। और पोटेशियम मैग्नेट और इसको पानी मिलाया जाता है, इसमें H2O डाल दिया जाता है बेटा, और K2MnO4। तो इन दोनों को मिलाने के बाद फिर यहाँ वैद्युत अपघटन होता है। तो वैद्युत अपघटन क्या होगा, जैसे K2MnO4 है ना, ये टूटेगा कैसे, आयनों में। 2K पॉजिटिव चार्ज होगा, और प्लस क्या होगा, MnO4, है ना, और इसमें 2 माइनस चार्ज, इस प्रकार से है ना। यहाँ फिर क्या होगा, फिर H2O भी टूट जाता है। H2O भी दो पार्टों में, एक टूटेगा H प्लस और दूसरा टूटेगा OH माइनस। बस एक, अब कैथोड पर कौन जाता है, कैथोड पर क्या होता है बेटा, हमेशा कैथोड पर क्या, एनोड पर क्या होता है, पहले एनोड बता दो, ये आप लोगों ने पढ़ चुका है। एनोड पर क्या होता है, हाँ गुड, बिल्कुल, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, उपचयन भी बोलते हैं बेटा इसको, है ना। तो ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण में देखो क्या होता है, ये हमेशा ऑक्सीकरण प्रोसेस में क्या होता है, ये जाएगा एनोड पर, है ना। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। यहां पर जैसे हमने दिया MnO4 और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, सॉरी 2 नहीं, एक इलेक्ट्रॉन दिया, है ना। दूसरा कैथोड पर क्या होगा, यदि हम कैथोड पर देखेंगे, तो कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना, अपचयन होगा। तो यहाँ देखो रिडक्शन क्या होगा, यहाँ पर H प्लस लेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के H बना देगा, है ना। H या हाफ H2 कह सकते हैं इसको, और एक गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस होते बेटा, है ना, जिसके द्वारा क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बना, MnO4। MnO4 क्या करेगा, K के साथ अभिक्रिया करके KMnO4 बना देगा, ठीक है। अब कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, तो कल का रिवीजन है बेटा, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि कैसे रंग होता है इसका, गहरे बैंगनी रंग का होता है, चमकदार प्रिज्मेटिक क्रिस्टल होता है ना। इसका जलीय विलयन रंग बैंगनी रंग का होता है ना। ये सारी चीजें बताई थी। ये क्या होगा, ठंडे जल में कम विलय होता है और गर्म जल में ज्यादा विलय हो जाता है, यानी कि गर्म करेंगे तो ज्यादा विलय हो जाएगा। ऊष्मा का प्रभाव,
ये हमने बताना था आज। तो आज हम देखते हैं एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर, किस पर है बेटा ऊष्मा का प्रभाव। यदि हम देखें ऊष्मा का प्रभाव पड़े KMnO4 पर क्या पड़ेगा, है ना। तो देख लीजिए हमने क्या करना है, KMnO4 लेना है। KMnO4 का नाम क्या है बेटा, गुड, हाँ सभी को बोलना जिसको आ रहा है ना। 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे हम इसके, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम गर्म करेंगे, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट को, तो ये बना देगा K2MnO4 बना देगा। इसका नाम क्या था, पोटेशियम मैग्नेट। गुड, पोटेशियम मैग्नेट। इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। और जहां K2 हो जाएगा, देखो ये होगा पोटेशियम मैग्नेट और ये पोटेशियम परमैंगनेट, या पर लग रहे हैं, है ना। तो ये अंतर है बेटा इनमें। और दूसरा क्या बन जाएगा इसमें, MnO2। इसको दूसरा नाम क्या है इसका, एक तो मैग्नीज ऑक्साइड और दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम है पायरोलुसाइड। तो जब हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं, तो एक तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है ना। मैग्नीज डाइऑक्साइड भी कहते हैं इसको, या पायरोलुसाइड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है जब हम उसको गर्म करते हैं। दूसरा यदि देखें बेटे इसमें, दूसरा क्या है इसका, ऑक्सीकारक गुण, ठीक है ना, या ऑक्सीकरण गुण, जो ऑक्सीडेशन होते हैं। तो ऑक्सीकरण गुण कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीकरण गुण। तो ऑक्सीकरण गुणों में यदि देखेंगे तो ये क्या माना जाता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है बेटा ये, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक। यानी कि दूसरे का क्या करेगा, प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक दूसरे का ऑक्सीकरण करता है ना, दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। दूसरे क्या होगा, यदि हम क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम या उदासीन माध्यम, है ना, अम्लीय हो, क्षारीय हो या उदासीन, तीनों माध्यमों में क्या करता है, ये नवजात ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन। अब नवजात ऑक्सीजन होता क्या है, जैसे ऑक्सीजन है ना तो इस रूप में आएगा, ये ऐसा ऑक्सीजन होगा, ये O2 के रूप में नहीं, ये क्या होगा, ये नवजात ऑक्सीजन के रूप में। अम्लीय माध्यम हो, चाहे क्षारीय माध्यम हो, चाहे उदासीन माध्यम हो, तीनों माध्यमों में क्या करता है, ऑक्सीजन जो है, नवजात ऑक्सीजन देने के कारण क्या होगा, ऑक्सीकारक गुण दिखाता है। तो ये नवजात ऑक्सीजन देता है और जिसके कारण क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण गुण पाया जाता है। तो चलो पहले ऑक्सीकरण गुण में देखते हैं, पहले अम्लीय माध्यम में। कौन सा माध्यम होगा, अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में क्या किया जाता है बेटा, अम्लीय माध्यम कैसे बनाया जाता है, अम्लीय माध्यम अम्ल डाल करके बनाया जाता है ना। जैसे अम्लीय माध्यम है तो अम्लीय माध्यम कैसे क्या करते हैं हम, अम्ल डाल करके, ठीक है ना। अम्ल हमारे पास होता है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, एस्ट्रेसोपोर हो गया, है ना, नाइट्रिक अम्ल हो गया। इन्हीं अम्लों में से किसी एक अम्ल को डाल करके बनाया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या माना जाता है, तो ये कहता है कि अम्लीय माध्यम में क्या अभिक्रिया करेगा, तो एक तो तीव्र गति से क्या हो जाता है, ऑक्सीकारक की भांति करेगा, काम करेगा। इसके लिए मेन जो होता है यहाँ पर, वो सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, है ना। और इसके लिए जो सबसे अच्छा अम्ल माना जाता है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल माना जाता है, एक मान के चलेगा, है ना। अब दूसरा देखो, HNO3 जो है क्या होता है, स्वयं एक ऑक्सीकारक है। जो HNO3 है ये स्वयं ऑक्सीकारक होता है, इसलिए क्या नहीं किया जाता, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कहीं पूछ सकते हैं, हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई हम HNO3 क्यों नहीं लेते हैं इसमें, जब हम KMnO4 का ऑक्सीकरण करते हैं तो HNO3 को क्यों नहीं लेते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि HNO3 क्या है,
स्वयं एक ऑक्सीकारक है ना, स्वयं क्या है, स्वयं एक ऑक्सीकारक है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। HCl हो गया। अब दूसरा है हमारे पास HCl। तो HCl का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, मान लीजिए हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो HCl होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, ये HCl जो MnO4 होता है, MnO4 नेगेटिव, यानी कि MnO4 आयनों द्वारा, MnO4 आयनों द्वारा, ठीक है ना, Cl2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। Cl2 में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ये Cl2 बना देगा, है ना, हो जाता है। इसलिए हम क्या नहीं करते, HCl का प्रयोग भी नहीं करते। तो इन दोनों का प्रयोग नहीं करते। इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, किस में नहीं करते हैं प्रयोग, ध्यान रखना है, KMnO4 के अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण के लिए, है ना, क्योंकि ये स्वयं एक ऑक्सीकारक है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो HCl होगा वो MnO4 के आयनों द्वारा Cl2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। MnO4 के आयनों, MnO4 माइनस आयनों के द्वारा Cl2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसलिए हम क्या नहीं करते, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग नहीं करते। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग भी नहीं करेंगे और HNO3 का प्रयोग नहीं। तो सबसे सर्वोत्तम क्या कौन माना गया, सल्फ्यूरिक एसिड। ये याद रखना बेटा आप लोगों ने, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, केवल H2SO4 अम्लीय माध्यम के लिए होगा, है ना। तो देखो कैसे होगा, हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल KMnO4, हमने 2 मॉलिक्यूल क्या ले लिए, KMnO4, और इस पर हम क्या करवाएंगे, H2SO4, कुछ H2SO4 के 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे और ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके क्या बना देगा, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, प्लस क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा मैग्नीज सल्फेट, MnSO4, है ना, MnSO4, और प्लस 3 मॉलिक्यूल क्या होगा, H2, और प्लस क्या होगा, 5 मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन निकल, 5 मॉलिक्यूल क्या होंगे, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो हमारे पास नवजात ऑक्सीजन इससे मिल गया, तो ये क्या करेगा, ये नवजात ऑक्सीजन अन्य मॉलिक्यूलों को कन्वर्ट कर देगा। ये प्रोसेस है इसकी ऑक्सीडेशन के लिए, है ना। अब हमने क्या करना है, पहला जो पॉइंट है, किसमें किससे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो पहले हम करते हैं, ये तो रिएक्शन आ गई, पहले लिखेंगे किसको किस में कन्वर्ट करता है। तो पहले इसमें जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है फेरस, कौन से, जो हमारे पास फेरस लवण होंगे, फेरस लवणों को फेरिक लवणों में परिवर्तित कर देता है, फेरिक लवणों में, ठीक है ना, में क्या करेगा, ऑक्सीडेट कर देता है। तो ध्यान रखना, हमेशा फेरस और फेरिक में कैसे पता लगाएंगे, देखो बेटा, जहां फेरस होता है वो 2 पॉजिटिव वाला Fe होता है, जहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो होगा फेरस, जहां 3 पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो फेरिक होगा। ये थोड़ा समझने वाली कहानी है बेटा, जहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो होगा फेरस, जहां 3 पॉजिटिव वाला होगा वहां होगा फेरिक। अभी पहचानेंगे हम इनको। तो हमने क्या करना है कि हमने लिया है KMnO4, 2 मॉलिक्यूल क्या लिया, KMnO4। KMnO4 का नाम क्या है, बीच बीच में पूछता रहूंगा ताकि आप को याद रहे। KMnO4 का नाम क्या है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट, गुड, हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें लेंगे बेटा 8 मॉलिक्यूल H2SO4, 8 मॉलिक्यूल H2SO4, और यहां पर क्या होगा, 10 मॉलिक्यूल FeSO4 की SO4। ये कौन सा वाला है, ये बेटा फेरस। कैसे पता लगाएंगे, देखो सल्फेट पर कितने चार्ज होते हैं, SO4 पे 2 माइनस चार्ज होते हैं, तो इसका मतलब Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, इसलिए फेरस सल्फेट है। समझ में आया, इसका नाम क्या पड़ रहा है, फेरस सल्फेट। अब इसी से जो बनता है देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा K2SO4,
ये पोटेशियम सल्फेट है, साथ साथ में इसमें बनेगा मैग्नीज सल्फेट, 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा MnSO4, ठीक है। प्लस क्या होगा बेटा इसमें 8 मॉलिक्यूल H2, 8 मॉलिक्यूल H2 बन जाएगा। और क्या होंगे 5 मॉलिक्यूल जो बनेंगे, प्लस क्या बनेंगे जो इंपॉर्टेंट जो बनाना है हमने, ये है 5 मॉलिक्यूल Fe2SO4 की होल थ्राइस। देखो अब यहां पर फेरिक कैसे पढ़ेंगे, इसको क्यों पढ़ा हमने फेरिक। देखो बेटा SO4 पे कितने होते हैं 2 माइनस चार्ज, है ना। यहाँ क्या है SO4 कितने हैं 3, तो 3 का गुना करेंगे तो 6 माइनस चार्ज हो गए, हुए कि नहीं हुए। Fe कितने हैं यहाँ पर 2 हैं, तो 2 Fe पर कितने होंगे, देखो यदि हम 2 Fe पर 3 पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, 3 दूना 6, तभी 6 प्लस हो जाएंगे, तब बराबर हो जाएंगे, इसलिए क्या होगा फेरिक होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज वाला, इसका नाम होगा फेरिक सल्फेट। याद रखोगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कुछ चीजें तुमको समझ लेना चाहिए। फेरिक सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है फेरिक सल्फेट, और यहाँ पर है फेरस सल्फेट। ये याद करने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ये बन जाएगा फेरस, ये फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन पूछी भी जा सकती है ना। दूसरा बेटा जिसमें ऑक्सलेट है ना, या ऑक्सलेट से या ऑक्जेलिक अम्ल से को क्या कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में तोड़ देता है। तो यहाँ पर क्या कर देगा, जैसे हम क्या लेंगे ऑक्जेलिक अम्ल, तो हमने लेना क्या है यहाँ पर, देखो ऑक्जेलिक अम्ल लेना है। तो ऑक्जेलिक अम्ल मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COOH एंड COOH, यानी कि C2H2 और O4, और इसके 5 मॉलिक्यूल लेंगे, कितने लेंगे 5 मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या है ऑक्जेलिक अम्ल। और इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, देखो इसके साथ रिएक्शन क्या करेंगे 2 मॉलिक्यूल KMnO4 जो हमने यहां करवाया देखो, और प्लस H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल हम लेंगे ही, क्योंकि अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करने के लिए, है ना। ये हमने 3 मॉलिक्यूल लिया, तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा बेटा यहाँ पर बना देगा हमारे पास K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, प्लस क्या बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल क्या बनेंगे इसमें MnSO4। देखो ऊपर भी हमने MnSO4 बनाया, K2SO4 बनाया, ठीक है ना, प्लस H2O निकल गया, क्या निकलेगा इसमें H2O, प्लस क्या होंगे 8 मॉलिक्यूल H2, और यहां पर थोड़ी सी अंतर क्या होगा, ये बना देगा 10 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो कंपाउंड तो सेम बनेंगे, जैसे ये देखो अलग अलग सेम बन जाए, सभी बनना है, यहां बनेगा देखो K2SO4 जैसे पहले बना था, और प्लस 8H2O और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल को क्या कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है ना, ये दोनों में ऑक्सीकृत कर देता है। नेक्स्ट यदि देखो बेटा एक और रिएक्शन है, जो हमारे पास H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, को क्या करेगा सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। तो कैसे ऑक्सीकृत करेगा, यहां पर हम लेंगे किसमें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, क्या लेंगे बेटा इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है H2S होता है, तो हमने लिया 5 मॉलिक्यूल H2S, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे 2 मॉलिक्यूल KMnO4। KMnO4 का नाम क्या है बेटा, क्या आप लोग बताते रहे, पोटेशियम है। हाँ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, और 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे 3 मॉलिक्यूल के साथ, है ना। देखो H2S हमारे पास KMnO4, और साथ साथ में क्या करेंगे H2SO4 क्या लेंगे इसमें H2SO4, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या बना देगा देखो,
ये ऑक्सीकृत कर देगा K2SO4। K2SO4 होता है पोटेशियम सल्फेट, और प्लस इसमें क्या होगा 2 मॉलिक्यूल MnSO4 मैग्नीज सल्फेट, और साथ साथ में क्या होगा 8 मॉलिक्यूल H2O और 5 मॉलिक्यूल सल्फर, इस सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो इसने किस में कन्वर्ट किया, H2S से सल्फर में कन्वर्ट किया, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर लिया हमने, क्या KMnO4 और अम्लीय माध्यम, ठीक है ना। ये सभी इसी प्रकार से होगा इसमें। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद और क्या क्या कर सकता है, किसका ऑक्सीकरण कर सकता है, जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें ऑक्सीकरण ये कर सकता है। देखो ये जो है सोडियम सल्फेट Na2 सल्फाइड है बेटा, सोडियम सल्फाइड SO3, यहां ध्यान रखना। यदि जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका नाम है सल्फाइड, सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड, जब SO है ना, जब SO3 हो तो ये हो जाएगा सल्फाइड, ये सल्फाइड है, और ये हो जाएगा सल्फाइड, फाइट वाला है ना। और SO4 हो तो ये होगा सल्फेट, थोड़ी याद रखना है हल्की हल्की चीज। देखो ये सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट ये अलग अलग है ना। तो यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, सोडियम सल्फाइड लेना है, और इससे क्या क्या करना है, वो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट करवाना है Na2SO4, इसको इसमें ऑक्सीडेट करना है। तो इसके लिए रिएक्शन क्या होगी, इसके लिए हम क्या करवाएंगे, यहां पर लेंगे 5 मॉलिक्यूल Na2SO3, ठीक है ना। अब हमें ये मालूम है कि इसका जब ऑक्सीकरण करवाना हो तो हमें किसकी रिएक्शन करवानी होगी, 2 मॉलिक्यूल KMnO4। KMnO4 का नाम क्या था, क्या नाम है बेटा, और बच्चों को बताते रहना है तभी सभी। मैग्नेट। हाँ पोटेशियम मैग्नेट है ना, बार बार बताएंगे तो याद रहेगा। और इस पर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवानी है H2SO4, और ये किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना देगा हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल बन जाएंगे। एक तो रहेगा K2SO4, देखो बेटा K2SO4 दोनों में बन रहा है, ऊपर भी बना यहाँ भी बना, ये तो सेम रिएक्शन होती है लगभग है ना। K2SO4 ये याद करना आसान भी हो सकता है, और प्लस क्या होंगे 2 मॉलिक्यूल MnSO4, जो ऊपर बना सेम वैसे हमने लिख लिया, MnSO4 सॉरी मैंने MnO4 लिख लिया, ये SO4 है ना। और इस पर क्या होगा, इसमें बनेंगे 5 मॉलिक्यूल Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सल्फाइड से हमने क्या बनाया सल्फेट, देखो SO3 से SO4 बन गया, और प्लस 3 मॉलिक्यूल H2, ये देखो बेटा सोडियम सल्फेट हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। एक और रिएक्शन है इसमें जो इसकी ऑक्सीकरण है, ये तो सब अम्लीय माध्यम में हम पढ़ रहे थे कि एसिडिक मीडियम में किस प्रकार से होगा। तो एक नेक्स्ट रिएक्शन है, ये है पोटेशियम आयोडाइड से, पोटेशियम आयोडाइड होता बेटा क्या है, को हम क्या करेंगे I2 में कन्वर्ट करवाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लेंगे 10 मॉलिक्यूल, ये पोटेशियम आयोडाइड है तो 10 मॉलिक्यूल क्या लेंगे पोटेशियम आयोडाइड, क्या है ले लेंगे है ना। और क्योंकि ये अम्लीय माध्यम में होगी, अभी तक तो हम अम्लीय माध्यम पढ़ रहे हैं, तो इस पर हम क्या करवाएंगे, यहां थोड़ा सा अंतर है, जो पोटेशियम आयोडाइड है इसका थोड़ा सा अंतर यह है कि हम पर क्या लेते हैं 2 मॉलिक्यूल KMnO4 तो लेंगे, जिससे HCl के बारे में हम कह रहे थे कि ये क्या कर देता है MnO2 को आयनों को Cl2 में ऑक्सीकृत कर देता है, इसलिए हम क्या नहीं ले रहे थे, क्या नहीं ले रहे थे HCl, यहां पर HCl लेंगे, बस इतना अंतर है। और कितने लेंगे 16 मॉलिक्यूल HCl है ना, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना देगा, एक तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा 5O2 बना सकते हैं, I2 बना सकते हैं 5I2,
और प्लस इसमें क्या होगा 12 मॉलिक्यूल KCl प्लस 2 मॉलिक्यूल MnCl2 मैग्नीज डाइक्लोराइड और 8 मॉलिक्यूल H2। इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं इसमें आयोडीन। देखो पोटेशियम आयोडाइड से हमने आयोडीन बना दिया। ये थे बेटे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम। दूसरा है इसमें क्षारीय माध्यम, क्योंकि क्षार भी तो होगा। और क्षार क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है क्षार क्या होता है? क्षारीय माध्यम बेसिक मीडियम, इंग्लिश में कह सकते हैं इसको बेसिक मीडियम। क्षारीय माध्यम में क्या करना है, MnO4 का ऑक्सीकरण प्रवृत्तियां देखनी, क्षारीय माध्यम में देखनी इसकी ऑक्सीकरण प्रवृत्तियां, है ना। और क्षारीय माध्यम हो सकता है जहां पर OH आयन हो, AOH आयन हो सकता है, KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है ना, अन्य भी OH जिनमें होंगे, है ना। KOH और NaOH ये साधारण क्षार है ना। तो पहली रिएक्शन है क्षारीय माध्यम में, रिएक्शन होती कैसे, ठीक है। तो क्षारीय माध्यम में रिएक्शन इस प्रकार से होती है कि जैसे हमने KMnO4 लिया, 2 मॉलिक्यूल मान लीजिए KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और इसको हम क्या करेंगे H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ये मालूम क्या कर देता है, ये H2O से रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल MnO2 बनाएगा, है ना, और प्लस 2 मॉलिक्यूल KOH। देखो ये KOH हो गया, और साथ साथ में 3 ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन निकालेगा। ये है नवजात ऑक्सीजन, ठीक है ना। यही नवजात ऑक्सीजन जाकर के रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन होनी है इसमें क्षारीय माध्यम, ठीक है। अब पहला, यदि हम पहला पॉइंट देख रहे हैं तो क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये क्या करेगा, पोटेशियम आयोडाइड है बेटा, KI को हम बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड, को क्या करेगा, पोटेशियम को पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम इसको ऐसे लिख सकते हैं पोटेशियम आयोडेट आयोडेट में परिवर्तित कर देगा, है ना, में ऑक्सीकरण देते। पोटेशियम आयोडेट का फॉर्मूला था KiO3, KiO3 पोटेशियम आयोडेट, है ना, इसमें ऑक्सीकरण कर देता है। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं, इसकी रिएक्शन में क्या होगा, हमने क्या करना है, किस प्रकार से ये परिवर्तन होता होगा, ठीक है। तो देखो बेटा हम क्या लेंगे, KMnO4 लेंगे, है ना, और जब हम KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएगा, देखो जैसे हमने लिया यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, पहले आयोडीन लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, है ना, पोटेशियम आयोडाइड लिया, और इस पर हमने रिएक्शन करवानी है KMnO4, है ना, और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 होंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ से, प्लस इसमें क्या करेंगे H2O भी लेंगे। ये तो करवाया था, देखो ये दोनों, है ना, और इसने क्या करना है, ये बना देगा, एक तो बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल, क्या बनाएगा MnO2, और प्लस 2 मॉलिक्यूल क्या बनेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस KiO3, इसका नाम है पोटेशियम आयोडेट। ये इसमें परिवर्तित हो गया, देखो यहां से Ki से हमने इसमें परिवर्तित कर लिया, ये है ना। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण अभिकर्मक है बेटा, पूछा भी जाता है अभिकर्मक, इस अभिकर्मक का नाम बताइए, और वो है बियर अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, बियर अभिकर्मक, सॉरी बियर्स रीजेंट, ये बियर्स रीजेंट, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बियर अभिकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाता है बियर अभिकर्मक क्या है ना। तो बियर अभिकर्मक क्या होगा बेटा, ये बहुत
अच्छा अभिकर्मक माना जाता है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की जांच के लिए किया जाता है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जितने में हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनके लिए, उनको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये बेयर अभिकर्मक मालूम क्या है? कुछ नहीं है, ये लिखना है आपको क्षारीय KMnO4, बस इतना लिखना, क्षारीय KMnO4। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा बेयर अभिकर्मक क्या है, तो आप लिख सकते हो क्षारीय KMnO4। हमने क्या लेना, क्षारीय KMnO4, है ना। और ये हमेशा असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें द्विबंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उनकी पहचान के लिए इसको, उनकी जांच के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिया है ना, इसको प्रयोगशाला में हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। बिहेवियर, इसमें क्या होता है कि जो गुलाबी रंग लुप्त हो जाता है इसका, इसका रंग जो भी बेयर अभिकर्मक का है, KMnO4 का है, क्षारीय KMnO4 का जो रंग होता है वो गुलाबी रंग होता है ना। तो गुलाबी रंग जैसे ही इसका प्रयोग करते हैं वो गायब हो जाता है। ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे हम एथिलीन लिया, एथिलीन में डबल बॉन्ड होता है बेटा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेयर अभिकर्मक का उपयोग किस में किया जाता है, तो हम कर सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों की जांच के लिए, इनकी पहचान के लिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों की पहचान के लिए हम बेयर अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। और बेयर अभिकर्मक क्या में क्या होगा, H2O वाटर और नवजात ऑक्सीजन, यहां पर लिख लेना आप इसके ऊपर, क्षारीय KMnO4 या बेयर अभिकर्मक। इन दोनों में से एक चीज लिख लो, ये दोनों भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बेयर अभिकर्मक ये लिए बेटा। तो जैसे हम इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बना देता है, CH2OH एंड CH2OH। इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसमें जो कैसा रंग होगा, गुलाबी रंग होता है, किसका, क्षारीय KMnO4 का, वो गायब हो जाए तो हम पहचान जाएंगे कि वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। इस प्रकार से हम इसे पहचान लेंगे। तो ये होगा बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए। तो ये दो मेथड थे हमारे पास, क्षारीय माध्यम। एक हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड को क्या किया, जो पोटेशियम आयोडाइड को हमने पोटेशियम आयोडेट में कन्वर्ट किया, और दूसरा हमने यहाँ पर क्षारीय KMnO4 का प्रयोग से तो क्या किया, एथिलीन को एथिलीन ग्लाइकॉल में परिवर्तित कर दिया। तो ये दोनों अभिक्रियाएं क्या थी, कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम। तीसरा बेटा इसका उदासीन माध्यम। जब उदासीन होगा तो उदासीन माध्यम में इसकी अभिक्रिया होती है। तो उदासीन माध्यम, ठीक है। तो उदासीन माध्यम में इसकी अभिक्रिया करवानी। तो उदासीन माध्यम में KMnO4 का ऑक्सीकरण, KMnO4 का ऑक्सीकरण। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, इसका ऑक्सीकरण करना होगा KMnO4। तो कैसे हो सकता है इसमें, है ना। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये रिएक्शन याद नहीं होती, इसलिए मैं कम कम बता रहा हूँ बेटा। आप लोगों को रोज देखना है, इन रिएक्शन की वीडियो आप लोग जरूर देखें, है ना। इसको आज इतना ही रहने देंगे।